सो नाउ फर्स्ट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर माइस्थीनिया ग्रेविस। याद करो मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, चलो ठीक है फिर भी बताता हूँ, ठीक है। याद करो हम लोग पढ़ते थे स्केलेटल मसल फाइबर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मसल में, अगर याद हो स्केलेटल मसल फाइबर, दिस इज द सार्कोलिमा इन्वेजिनेशन है, दिस इज द मोटर न्यूरॉन, याद आ रहा है, ये उसका सिनेप्टिक नोब, फिर उसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स में एस्टाइल कोलिन, और यहां होते थे एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर, ये देख रहा है, दिस इज द एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर। और अब याद करो मैं क्या बोलता था वहां पे कि जब इंपल्स आएगा इस मोटर न्यूरॉन के टीरोडेंड्रिया में, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स बर्स्ट होगा और यहां रिलीज होगा एस्टाइल कोलिन, और ये एस्टाइल कोलिन जब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तब इसमें डीपोलराइजेशन होगा, पूरी सार्कोलिमा में डीपोलराइजेशन के इंपल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन स्प्रेड करेगा और स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इन द केस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, उसको बोलते हैं ऑटो एंटीबॉडी। ऑटो मतलब बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम, ऑटो एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी मेनली आईजीजी होता है, आईजीएमबी बनता है, मेनली आईजीजी होता है। और ये एंटीबॉडी किसके खिलाफ बन जाता है, इस एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर के खिलाफ बन जाता है। और ये एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ जब ये बाइंड कर जाता है, तो चलो इसको बाइंड करवा देता हूं मैं रेड कलर से, किस कलर से ले लूं, ब्लू कलर से, इसको बाइंड करवा दूं एंटीबॉडी से, ये देखो एंटीबॉडी से बाइंड कर गया। तो मुझे बताओ अगर एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी से बाइंडेड हो गया तो क्या अब वो रिसेप्टर फ्री रहा एसिटाइल कोलिन से बाइंड करने के लिए, बोलो। हाँ नो सर, नहीं, नो सर। तो क्या अब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा प्रॉपरली, नहीं, तो क्या होगा, नो सर, मसल्स को बोलते हैं कि मसल धीरे धीरे पैरालाइज्ड कंडीशन में चल जाएगी, मसल वर्क नहीं कर पाएगी और मसल का धीरे धीरे डीजनरेशन हो जाएगा। दिस इज द माइस्थीनिया ग्रेविस। तो क्या हुआ, खुद का एंटीबॉडी खुद का बॉडी ही एंटीबॉडी बना दिया आईजीजी मेनली, और वो जाके वहां बाइंड कर गया, इजीली डिफ्यूजिबल है आपको पता है, वहां जाके बाइंड कर गया और बाइंड करके आईजी सॉरी एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर को छेक लिया, एक तरीके से बोलो कवर अप कर लिया। तो मुझे एक बार बताओ एस्टाइल कोलिन आ रहा है अभी भी या नहीं आ रहा है प्रॉपर अमाउंट में, नहीं आ रहा है। अरे भैया एस्टाइल कोलिन तो अभी भी आ रहा है, न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम थोड़ी है, मैंने कहा बोला कि एस्टाइल कोलिन नहीं आ रहा है, एस्टाइल कोलिन किससे आ रहा है, न्यूरॉन से या स्केलेटल मसल फाइबर से, न्यूरॉन सर, से। तो न्यूरॉन में प्रॉब्लम है या स्केलेटल मसल फाइबर के रिसेप्टर में प्रॉब्लम है, स्केलेटल मसल फाइबर के रिसेप्टर में। तो मसल फाइबर में जब रिसेप्टर है पे प्रॉब्लम है तो फिर एस्टाइल कोलिन क्यों नहीं आएगा भाई, तू तो आ ही रहा है। और इसीलिए तो मैंने बताया था उस दिन माइस्थीनिया ग्रेविस में स्केलेटल जब पढ़ाया था स्केलेटल सिस्टम में कि नर्वस डिसऑर्डर नहीं है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लीड्स टू मस्कुलर डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यहाँ रिसेप्टर खराब हो रहा है उसकी वजह से मस्कुलर प्रॉब्लम आ रहा है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लीड्स टू मस्कुलर डिसऑर्डर। चलो ठीक है, चलो अभी मैं ट्रीटमेंट भी बता दूंगा, कॉमन ट्रीटमेंट तो आपको पता ही है लेकिन इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, एक बात बताओ, ये जो आईजीजी एंटीबॉडी बना है अगेंस्ट द एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर, तो हमारे बॉडी में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर केवल स्केलेटल मसल के फाइबर पर होता है या बॉडी में और भी कहीं होता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, और भी होता है, बहुतों जगह होता है। अरे भैया एक न्यूरॉन याद करो साइनेप्स, एक न्यूरॉन ये इसका टीलोडेंड्रिया और अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट्स डेंड्रॉन, तो जो अगले न्यूरॉन में केमिकल साइनेप्स से मैसेज जाता है तो क्या यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर नहीं होता है, कैसे जाता है मैसेज, याद करो यहाँ पे भी होता है, इसको बोलेंगे न्यूरो साइनेप्स, न्यूरो जंक्शन, यह था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अच्छा फिर याद करो कि जो हार्ट होता है, याद करो हार्ट, और हार्ट के जो ऐसे नोड होते हैं क्या उसको न्यूरॉन का सप्लाई नहीं होता, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन का सप्लाई, याद करो। और क्या वहां पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर नहीं होता, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर नहीं होता तो फिर इंपल्स कैसे जाता है उसको ऐसे नोड को,
है। फिर याद करो जो जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स को या फिर ब्लड वेसल्स को जो होते हैं उसमें स्मूथ मसल्स, उसको जो मैसेज जाता है इन न्यूरॉन से, विसरल न्यूरॉन उसको बोलते हैं। ये तो स्केलेटल मसल फाइबर को जा रहा है, ठीक है। तो वो ये तो होगा आपका बॉडी का वो वाला पार्ट जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से निकल के या आपके बॉडी में वॉलंटरी ऑर्गन को जा रहा है। मतलब ये बोलो कि वॉलंटरी न्यूरॉन, वॉलंटरी न्यूरॉन। तो बॉडी में जो इनवॉलंटरी न्यूरॉन होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक या एनएस या पीएनएस का पार्ट होता है, तो जो वो जो न्यूरॉन होता है जो ग्लैंड्स को जाता है, ब्लड वेसल्स को जाता है, क्या वहां पे स्टाइल रिसेप्टर नहीं होता है? फिर उसको मैसेज कैसे जाता है? तो भाई स्टाइल रिसेप्टर तो बॉडी में भरे पड़े हैं, एक जगह नहीं भरे पड़े, क्योंकि ये तो न्यूरो जंक्शन ये एक जगह थोड़ी, बॉडी में तो भरे पड़े हैं। फिर हार्ट के पास भी है, ग्लैंड्स के पास है स्टाइल रिसेप्टर, अब भाई ब्लड वेसल्स के पास है इवन। तो फिर मेरा सवाल है कि ये रिसेप्टर जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, मतलब ये एंटीबॉडी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ ही बना है, तो ये केवल स्केलेटल मसल में प्रॉब्लम कॉज कर रहा है या पूरे बॉडी में प्रॉब्लम कॉज करेगा? चलो ठीक है, मैंने मान लिया केवल स्केलेटल मसल फाइबर के खिलाफ ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये सच बात है। तो फिर इनका क्या, ये भी तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर भाई है, न्यूरॉन्स पे, हार्ट पे, ग्लैंड्स पे। तो इसके पास जब तक एंटीबॉडी नहीं जाएगा तब तक। हाँ, एंटीबॉडी तो जाता है भाई, तो ब्लड में आ जाएगा एंटीबॉडी, और ब्लड में सबसे ज्यादा इजीली डिफेंसिबल तो आईजीजी है, याद करो, लाइटेस्ट एंटीबॉडी बताया था। तो जाएगा, वहां भी जाएगा आईजीजी एंटीबॉडी, ऐसा नहीं यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ भी जाएगा, सब जगह जाएगा, ब्लड के माध्यम से हर जगह जाएगा। फिर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वहां क्यों नहीं कर रहा भाई? समझ रहे हो? सुन लो ध्यान से, ये जो स्टाइलकोलिन रिसेप्टर होते हैं ना, आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, आप पढ़ोगे ये स्टाइलकोलिन रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है नियाटिन और एक होता है एंटी नियाटिन। मत लिखो, ऐसे बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, ठीक है। एक होता है नियाटिन, एक होता है एंटी नियाटिन। फिर नियाटिन का अलग अलग टाइप होता है N1 2 3, और एंटी नियाटिन का अलग अलग फिर टाइप होता है M1 2 3 4 so on। तो ये स्टाइलकोलिन रिसेप्टर आमतौर पर बोल देते हैं स्टाइलकोलिन रिसेप्टर, लेकिन स्टाइलकोलिन रिसेप्टर के अलग अलग टाइप होते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे मैं स्केलेटल मसल पे बोलूं तो यहाँ नियाटिन टाइप का होता है, एंटी नियाटिन नहीं होता है, नियाटिन टाइप का होता है, ये सब पढ़ोगे आप क्लास। तो ये जो एंटीबॉडी है, मुझे एक बात बताओ, ये स्पेसिफिक होगा नियाटिन और एंटी नियाटिन के लिए या फिर सेम ही एंटीबॉडी बनता होगा दोनों के खिलाफ? स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक होगा। यहाँ नियाटिन के अगेंस्ट, नियाटिन में भी एक पर्टिकुलर सब क्लास के अगेंस्ट बनता है, जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर स्केलेटल मसल फाइबर पे होता है। अब समझ में आया? जब ये एंटीबॉडी एसिटाइलकोलिन स्पेसिफिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ ही बना है, तो फिर अदर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से बाइंड कैसे कर जाएगा? सो दैट प्रॉब्लम केवल स्केलेटल मसल फाइबर में होगा, बाकी जगह एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, लेकिन उसके टाइप्स अलग है, ठीक है। सो दिस इज द माइस्थीनिया ग्रेविस। अब हम बात करते हैं क्या ट्रीटमेंट क्या होगा, कॉमन ट्रीटमेंट बताओ। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे दें? हाँ भाई दे दो ना, क्या दिक्कत है? यस हो सकता है हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम भड़क भड़क के बना रहा हो ये एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट इनएक्टिवेट हो जाएगा, दे दो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, काम बन जाएगा। अगर पर्सन को थाइमस है, थाइमस ग्लैंड अभी भी नहीं डिजनरेट हुआ है, ओल्ड एज में पहुंच चुका है पर्सन, फिर भी नहीं हुआ डिजनरेट, थाइमस ग्लैंड का रिमूवल करा दो सर्जरी करके। चलो ये तो हुआ कॉमन ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट सोच के बताओ, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? एक बात बताओ, सुनो, मैं इसको ऐसे कोरिलेट करता हूं। चलो कोरिलेट क्या करना है डायरेक्ट बताता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, दिस इज द एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन नॉर्मल अमाउंट में आ रहा है, लेकिन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर यहाँ पे क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो एक बार बताओ, बर्बाद सारे के सारे रिसेप्टर हो गए हैं या कुछ कुछ हुए हैं? कुछ हुए। तो जो बर्बाद हो गए तो उसको तो वापस नहीं ला सकते ना यार, जो बर्बाद हो गए सो हो गए ना, कैसा ना, उसको वापस थोड़ी ले आओगे। तो चलो जो बर्बाद नहीं हुए हैं उसको बचाने के लिए तो पहले आप क्या करोगे, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, ताकि एंटीबॉडी कम बने, यस और नो, या थाइमस का रिमूवल। तो इससे जो रिमेनिंग रिसेप्टर्स हैं वो बच जाएंगे, लेकिन वो बच तो जाएंगे, लेकिन मसल्स का एक्टिविटी तो घट गया ना। तो मसल्स की एक्टिविटी को नॉर्मल करने के लिए क्या करोगे? अब एक बात बताओ, अगर ये न्यूरॉन
एस्टाइल कोलिन यहाँ दे रहा है, याद करो मैंने नर्वस सिस्टम में बताया था कि दो टाइप के एंजाइम होते हैं, एक होता है एस्टाइल कोलिन ट्रांसफरेज और एक होता है एस्टाइल कोलिन एस्टरेज। याद करो मैंने बोला था कि एस्टाइल कोलिन एस्टरेज इस एस्टाइल कोलिन को तोड़ता है, याद आ रहा है, एसीटेट और कोलिन में। लो लिख देता हूं, यहाँ पे लिखो, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखो, ये एस्टाइल कोलिन है, ये एस्टाइल कोलिन टूटता है एसीटेट और किसमें, कोलिन में, याद आ रहा है। ये तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम था, एस्टाइल कोलिन एस्टरेज। और फिर ये कहाँ होता है, ये होता है यहाँ सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये रिएक्शन कहाँ होता है, जल्दी बोलो, बताया था मैंने, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। उसके बाद ये एसीटेट और कोलिन मूव करके जाता है एक्सोन में, टिलोडेंड्रिया में, एक्सोन में बोलो प्रॉपर्ली, एक्सोन में। और वहां पे एक एंजाइम होता है एस्टाइल कोलिन ट्रांसफरेज, तो ये कहाँ होता है, एक्सोप्लाज्म में, एक्सोन में। और वहां पे वो क्या करता है, एसीटेट और कोलिन को तोड़ के फिर से क्या बनाता है, एस्टाइल कोलिन। तो एक बात बताओ, अभी यहाँ पे जितना एस्टाइल कोलिन आ रहा है, तो वो एस्टाइल कोलिन केवल उस रिसेप्टर पर जा रहा है जो रिसेप्टर रिमेनिंग है, या फिर उस रिसेप्टर के नियर भी जा रहा है जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जल्दी बोलो, एस्टाइल कोलिन का स्प्रेडिंग, बोलो, सोच के बताओ। अरे भाई वो तो रैंडम मूवमेंट है, वो तो केमिकल मूवमेंट है ना। एस्टाइल कोलिन आएगा वो तो इधर भी जाएगा जो रिसेप्टर बच गए हैं, और वो तो डिस्ट्रॉयड रिसेप्टर की तरफ भी जाएगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, जो रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वहां जो एस्टाइल कोलिन गया, क्या उस एस्टाइल कोलिन का कोई आउटपुट आने वाला है, नो सर। नो सर। कोई फायदा नहीं है, बर्बाद हो गया एस्टाइल कोलिन, तो बिना काम का वैसे ही चला गया। तो जो यहाँ गया है केवल वही बाइंड करेगा। तो एक बार बताओ, जो एस्टाइल कोलिन बच्चे हुए रिसेप्टर के पास गया है वो उससे बाइंड कर ही जाए, इसकी गारंटी है क्या, गारंटी, गारंटी बायोलॉजी में कुछ नहीं होता है, नो। एक प्रोबेबिलिटी है कि बाइंड कर जाए। तो एक बात बताओ, अगर आप चाहते हो उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना, तो क्या उस पर्टिकुलर रिसेप्टर के पास एस्टाइल कोलिन की अमाउंट को बढ़ा दें जो बच्चे हुए रिसेप्टर है, बढ़ा दें? यस सर। यस सर। लेकिन आप बोलोगे बढ़वाने के लिए इस जो इधर जा रहे थे उसको बोलो उधर जाने के लिए, ये आपके हाथ में थोड़ी है, ये आपके हाथ में थोड़ी है कि उसको बोले उधर जाओ, ये तो केमिकल मूवमेंट है। तो एक काम करो, बॉडी में एस्टाइल कोलिन का ओवरऑल अमाउंट बढ़ा दो। अगर बॉडी में एस्टाइल कोलिन का ओवरऑल अमाउंट बढ़ जाए तो क्या इधर और इधर दोनों साइड एस्टाइल कोलिन का सप्लाई बढ़ जाएगा, यस और नो? यस सर। अगर दोनों तरफ एस्टाइल कोलिन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो इधर जो बाइंडिंग प्रोबेबिलिटी थी वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, बढ़ जाएगी ना, बढ़ तो मसल जाएगी। के कॉन्ट्रैक्ट करने की चांसेस बढ़ जाएगी ना। तो आप बोलोगे सर बॉडी में एस्टाइल कोलिन का अमाउंट कैसे बढ़ाए, दो तरीका है। एक बार बताओ एस्टाइल कोलिन बनाता कौन है, जल्दी बोलो, बनाता कौन है, एस्टाइल कोलिन ट्रांसफरेज, और इसको तोड़ता कौन है, एस्टाइल कोलिन एस्टरेज। तो मुझे बताओ हम किसका इंजेक्शन दें कि बॉडी में एस्टाइल कोलिन का अमाउंट बढ़ जाए, इन दोनों में किसका इंजेक्शन दें? एस्टाइल कोलिन ट्रांसफरेज। बहुत अच्छा, शाबाश, एस्टाइल कोलिन ट्रांसफरेज का इंजेक्शन दे देंगे। एक तो ये तरीका है कि या तो आप एस्टाइल कोलिन ट्रांसफरेज का इंजेक्शन दे दो तो मोर अमाउंट ऑफ टिलोडेंड्रिया से जो बने, मतलब एक्सोन से जो बन के आ रहा है, मोर अमाउंट ऑफ एस्टाइल कोलिन बन के आएगा, वहां पे भी जाकर जो डिस्ट्रॉय रिसेप्टर है, लेकिन वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी तो अब ज्यादा आएगा ना, एज यूजुअल पहले के कंपैरिजन में ज्यादा आएगा, तो चांसेस बढ़ जाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, एक बार बताओ, ये जो एस्टाइल कोलिन एस्टरेज है ये क्या करता है, एस्टाइल कोलिन को तोड़ता है, जो अनयूज्ड एस्टाइल कोलिन है उसको तोड़ता है। तो मुझे बताओ जो यहाँ आया वो बाइंड नहीं किया, और वो बिना बाइंड किए ही, क्योंकि बाइंड करेगा नहीं, रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर खराब है, बिना बाइंड किए ही अगर वो टूट जाएगा तो क्या उसको थोड़ा बहुत भी चांस रहेगा कि वो इधर मूव करके आए? नहीं ना, उसका कोई चांस नहीं है। वो जब टूट गया, ब्रेक हो गया, तो एस्टाइल कोलिन तो ब्रेक ही हो गया ना, अब तो बचा ही नहीं। लेकिन अगर हम उसको बचा लें, टूटने से बचा लें, तो क्या थोड़ा बहुत एक चांसेस हो सकता है कि वो केमिकल है मूव करके इधर आ जाए, यस और नो? हाँ भाई हो सकता है ना, उसको बचा लो थोड़ा बहुत। वो अगर ब्रेक ना करे एस्टाइल कोलिन वहां जाके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो उसको हम बचा लेंगे, तो हो सकता है कि वो कल को मूव करके इधर आ जाए, अगर वहां बचा रहेगा, एक्यूमुलेशन होगा तो सिंपल डिफ्यूजन से मूव करके इधर आने लग जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे बोलो, उसको ब्रेक करने वाले इंजाइम उसको कम कर दें या उल्टे उसको बढ़ा दें? हाँ बढ़ा दे। अरे भैया बढ़ा कहाँ से देंगे, हमको एस्टाइल कोलिन बचाना है, तो इसको ब्रेक करने वाले एंजाइम को बढ़ा देंगे तो उल्टे ब्रेक हो जाएगा, बचेगा कहाँ से? हम इसको ब्रेक करने वाले एंजाइम को घटा दें,
और वो कौन है? एसिटाइलकोलिन, बोलो, एस्टरेज। एस्टेरेज। तो क्या हम एसिटाइलकोलिन एस्टरेज के एंटी इंजेक्शन दे दें? हाँ, यस तो क्या सर। करेगा? एसिटाइलकोलिन एस्टरेज के अमाउंट को घटाएगा। उससे क्या होगा? एसिटाइलकोलिन ब्रेक कम होगा, तो ब्रेक कम होगा तो यहाँ बाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दिस इज द ट्रिक, समझ में आया? और बाकी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, थायमस ग्लैंड का रिमूवल, इससे क्या होगा? जो रिमेनिंग रिसेप्टर्स हैं वो बचेंगे, वो बचेंगे। ये भी ट्रीटमेंट का हिस्सा है, वो बचेंगे ताकि कम एंटीबॉडी बने। तो आप चाहो तो ट्रीटमेंट में भी ये भी लिख सकते हो। कॉमन ट्रीटमेंट मैंने पहले ही बता दिया। थर्ड नंबर पे आप क्या करो, फर्स्ट नंबर पे ये लिख लो, मैं नोट्स में लिख दूंगा, ठीक है? मैं अभी क्लास के बाद लिख के ऐड कर दूंगा, बता दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत घोच पोच हो रहा है, मैं लिख के अच्छे से दे दूंगा, ठीक है? कॉमन ट्रीटमेंट क्या होगा कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे दो और थायमस का रिमूवल कर दो। इससे क्या होगा? रिमेनिंग रिसेप्टर्स बचेंगे और एसिटाइलकोलिन ट्रांसफरेज और एसिटाइलकोलिन एस्टरेज का इंजेक्शन देके क्या होगा? मस्कुलर एक्टिविटी को रीगेन कर पाएंगे जो कम हो चुका है, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट माइस्थीनिया ग्रेविस। इतना सफिशिएंट नॉलेज है इस लेवल पे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ लेना है डायग्राम का स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, बाकी मैं लिख दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं पर्नीशियस एनीमिया। चलो पर्नीशियस एनीमिया के बारे में पहले मैं कॉमन बात बता देता हूँ, ठीक है? ये डायग्राम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, लग रहा है क्या? किस चीज का बता सकते हो? हैं जी? ये ओसोफेगस है। ओसोफेगस, एलिमेंट्री कैनाल का। हाँ एलिमेंट्री कैनाल का तो है ही। ओसोफेगस आगे कंटिन्यू होता है किसमें? स्टमक में, ठीक है? अरे मैं इसमें क्यों बना रहा हूँ यार, घोच पोच हो जाएगा, मैं इधर ही बना लेता हूँ ना, ज्यादा ठीक रहेगा। ये ओसोफेगस है। ओसोफेगस कंटिन्यू होता है किसमें? स्टमक में। यस सर। स्टमक किसमें कंटिन्यू होता है? इंटेस्टाइन, ठीक है जी? अब नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, पता आपको कि ये ओसोफेगस है, ये स्टमक है और ये इंटेस्टाइन है, ठीक है? शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये इंटेस्टाइन है, ये स्टमक है और ये ओसोफेगस है, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको वैसे मैं एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ। स्टमक में जो एपिथेलियम होती है, खास प्रकार की ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है, उसको बोलते हैं, क्योंकि स्टमक के लिए वर्ड यूज करते हैं गैस्ट्रो, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रो एपिथेलियम। क्या बोलते हैं उसको? गैस्ट्रो एपिथेलियम। इस गैस्ट्रो एपिथेलियम में एक खास प्रकार के सेल होती है, जो वो सेल सिक्रीट करती है एक पर्टिकुलर फैक्टर्स, जिसको बोलते हैं CIF, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर्स। क्या बोलते हैं इसको? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, इस कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम है? आपके फूड मटेरियल में जो आप विटामिन B12 खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? विटामिन B12। इस विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराना किसका काम है? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। अब सुनो क्या बोला मैंने, कि यहाँ के जो गैस्ट्रिक एपिथेलियम के स्पेसिफिक सेल है वो क्या स्क्रीट करता है? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये मान लो विटामिन B12 है, तो क्या होता है कि कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना, वो फैक्टर इस विटामिन B12 को कोट कर देता है। क्या करता है? कोट, कवरिंग कर देता है, तो बनता है एक कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12 CIF कॉम्प्लेक्स। अब इसका एब्जॉर्प्शन स्टोमक में नहीं होना, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स बना स्टोमक में, तो मैं लिख देता हूं CIF प्लस विटामिन B12 का कॉम्प्लेक्स बना स्टोमक में। अब ये आगे मूव करके जाएगा इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में इस पूरी कॉम्प्लेक्स का होगा एब्जॉर्प्शन। किस कॉम्प्लेक्स का एब्जॉर्प्शन होगा? विटामिन B12 ऑफ एंड CIF कॉम्प्लेक्स। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में यहाँ हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, ब्लड में चला जाएगा। उससे क्या होगा? ब्लड में जब जाएगा तो क्या ये फिर ब्लड के माध्यम से आपके हीमोपोटिक ऑर्गन भी पहुंच जाएगा? बिल्कुल। और हीमोपोटिक ऑर्गन में जो RBC का मैचुरेशन प्रोसेस होता है, उसमें विटामिन B12 काम आता है। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड दोनों काम आता है। अरे 2 दिन पहले ब्लड पढ़ाया हूं, याद करो। माइलॉइड सीरीज याद आ रहा है कुछ? माइलॉइड सीरीज स्टेम सेल से जो बना, स्टेम सेल से क्या बना? माइलॉइड सीरीज। उससे RBC के लिए कौन सा सेल बनता है? जल्दी बोलो। जो प्रोजेनेटर सेल होती है, मतलब की मैच्योरिंग सेल, प्रोएरेथ्रोब्लास्ट। अरे कुछ याद आ रहा है? देन इससे क्या बनता है? इरेथ्रोब्लास्ट।
RBC, erythroblast. फिर इससे क्या बनता है? रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट। और इससे क्या बनता है? एथ्रोसाइट, RBC. दैट इज द आरबीसी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला कि इस मैच्योरेशन प्रोसेस में आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? विटामिन B12। और क्या बोला मैंने? Vitamin B12. एक बोला फॉलिक एसिड। चलो फॉलिक एसिड तो अलग चीज है, चलो फॉलिक एसिड तो अलग चीज है, मैं उसको बता दूंगा बात। अब बात करते हैं कि इस मैच्योरेशन के दौरान क्या होता है, आप बता सकते हो? मैंने बता चुका हूं आपको, मैं आरबीसी का पूरा प्रोसेस बताया हूं मैच्योरेशन का। मुझे बताओ, क्या सेल साइज छोटा होता है? यस और नो? जल्दी बोलो। Yes. क्या ऑर्गेनेली का डीजनरेशन होता है? सेल ऑर्गेनिज का डीजनरेशन होता है? यस। यस सर, Yes. यस क्या सर, क्या हीमोग्लोबिन का अकोमोडेशन होता है? तो यही तीन मेजर Yes. चीजें, यही तीन मेजर चेंजेस होते हैं ना। सेल का साइज घट रहा है, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक का डीजनरेशन चल रहा है, और हीमोग्लोबिन जितना आना आ जाए। बाकी हीमोग्लोबिन के डीजनरेशन से सेल का साइज धीरे धीरे छोटा करते हैं, 7 to 8 माइक्रोमीटर के बीच में लेके आते हैं। तो सबसे छोटी होगी इन सभी में से, मैंने यहाँ जो लिखा है सबसे छोटी यहाँ पे आरबीसी ही होगी। माइलॉइड सीरीज सबसे बड़ी, उससे छोटी प्रोरेथ्रोब्लास्ट, उससे छोटी रेथ्रोब्लास्ट, उससे छोटी रेटिकुलोसाइट, सबसे छोटी रेथ्रोसाइट, फाइनली जो आरबीसी बने। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस मैच्योरेशन प्रोसेस में क्या चाहिए? विटामिन B12, फॉलिक एसिड भी चाहिए। अब मतलब विटामिन B12 का कैसे पहुंचेगा? ये तो रेड बोन मेरो में कहानी चल रहा है। हेलो, ये कहानी कहाँ चल रहा है? रेड बोन मेरो में, स्टेम सेल पर। तो Red इसको bone विटामिन model. B12 कैसे पहुंचेगा? आपने जो खाना में ठूसा वो स्टमक में आया, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बना विटामिन B12 का, फिर वो कॉम्प्लेक्स इंटेस्टाइन में आया, एब्जॉर्ब हुआ, अब वो ब्लड के माध्यम से कहां पहुंच गया? रेड बोन नैरो में, और वहां पूरा मैच्योरेशन प्रोसेस चला। तो ये तो किसका रोल है? ये मैंने आपको जस्ट रिवाइज कराया, किसका रोल? विटामिन B12 का रोल। अब बात करते हैं पर्नीशियस एनीमिया की, इसमें क्या होता है? पता है इसमें क्या होता है? ये तो कैसर इंट्रिंसिक फैक्टर बन रहा है ना, ये इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाता है। ये प्रोटीनेसिस फैक्टर होता है एक तरीके का, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाता है, हमारा ही बॉडी एंटीबॉडी बना देता है उसके खिलाफ। अब एक बात बताओ, अच्छा एक बात, कई केसेस में इस कैस्टल इंट्रिंसिक मतलब कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर को बनाने वाले सेल के खिलाफ भी एंटीबॉडी बन जाता है, कई बार इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में इस फैक्टर के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनता है। तो चलो मैं मोस्टली केसेस लेता हूं। तो मुझे एक बार बताओ कि जो ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है, इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बन रहा है, तो क्या होगा? ये जो स्टमक में रिलीज होगा वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएगा, वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएगा, या वो फ्री रहेगा विटामिन B12 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए? बोलो। फिर से बोले। वो तो एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाएगा ना, ये देखो वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर गया, कौन? कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, ये लो एंटीबॉडी के साथ कॉम्प्लेक्स बन गया, तो क्या विटामिन B12 कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ उतना कॉम्प्लेक्स बना पाएगा जितना पहले बनाता था? बोलो। हाँ? No, sir. नहीं। तो फिर क्या हम ये बोल पाएंगे कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो पा रहा है उतना जितना पहले होता था? बोलो। No, sir. पहले ये बताओ कि लैग कर रहा है क्या? नहीं वो सब बाद में, पहले बताओ लैग कर रहा है क्या? No, लैग कर रहा है। हाँ तेरा तो हमेशा लैग करेगा। no, सृष्टि, sir. कर रहा हाँ ठीक है, अच्छी बात है। लैग कर रहा है तो रिफ्रेश कर लो एक बार। हाँ सृष्टि, लैग कर रहा है क्या? Yes, sir. लैग कर रहा है? No, sir. अगर लैग नहीं कर रहा है तो No, मुझे sir. रेस्पॉन्स फास्ट चाहिए, अदरवाइज भाग जा क्लास से, निकल ले, निकल ले इधर से। मुझे कामचोर बच्चे नहीं पढ़ाने हैं, मुझे मेहनती बच्चे चाहिए। अगर लैग नहीं कर रहा है, भगले इधर से, घर पे जाकर सुता आराम से। मुझे कामचोर बच्चे नहीं चाहिए। मैं पूरी कहानी को एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि एंटीबॉडी इस कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के खिलाफ बना, और एंटीबॉडी का उसके साथ कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है? एंटीबॉडी और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का कॉम्प्लेक्स बन गया। तो मुझे बताओ विटामिन B12 के साथ अब उतना कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड कर पाएगा जितना पहले करता था? No, sir. नहीं।
तो इससे क्या होगा भाई, इतना देर भी मैं वेट नहीं करूंगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं है इतना। अगर लैग कर रहा है तो बताओ, वो मेरा प्रॉब्लम है। जब लैग नहीं कर रहा है फास्ट रिप्लाई आना चाहिए, ओनली स्पीकर के पास होना चाहिए, फटाफट रिप्लाई, ठीक है। तो नहीं कर पाएगा भाई, तो क्या उतना विटामिन B12 और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का कॉम्प्लेक्स बन पाएगा, बोलो, जितना पहले बनता था? नो सर। नहीं। तो No, मुझे sir. बताओ, जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता था ब्लड में, क्या उतना अब एब्जॉर्प्शन हो पाएगा जितना पहले होता था, बोलो? नो सर। नहीं हो नहीं, पाएगा। तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो अब मुझे बताओ कि रेड बोन मेरो को विटामिन B12 उतना मिल पाएगा जितना पहले मिलता था, बोलो? नो सर। नहीं मिल नहीं। पाएगा। सृष्टि, माइक ऑन करो, यस सर। लैग कर रहा है, लास्ट वार्निंग है। हम बोल तो रहे हैं सर। चुप चुप, डिसिप्लिन होगा, पढ़ना पर भग जा इधर से। ये एक्सक्यूज मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है, ठीक है, बोल देता है ना, बोल। मेरा एक स्टेटमेंट है, फास्ट रिप्लाई चाहिए, अगर लैग कर रहा है तो बोलो, वो मेरा फास्ट रिप्लाई चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो रेड बॉन मेरो है, उसको विटामिन B12 क्या हो रहा है कि कम पहुंच रहा है। अगर उसको विटामिन B12 कम पहुंच रहा है तो अब प्रॉब्लम क्या होगा ये मैं बताता हूँ। देखो सभी बोल देते हैं एनीमिया हो जाएगा, उसको कोरिलेट करो, एनीमिया कैसे होगा। एक बात बताओ, अगर विटामिन B12 कम पहुंच रहा है तो आरबीसी का मैचुरेशन प्रोसेस नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल होगा, बताओ? नो सर। नॉर्मल होगा। एबनॉर्मल होगा। तो मुझे बताओ, क्या आरबीसी का बनने तक का प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा उतना जितना पहले होता था? नहीं हो पाएगा। तो एबनॉर्मल। इसका अमाउंट तो क्या हो जाएगा, ब्लड में कम हो जाएगा। लेकिन जब मैचुरेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा तो आरबीसी का अमाउंट तो कम हो जाएगा। लेकिन इन सभी सेल्स का, जो इस सबको बोलते हैं प्रोजेनेटर सेल, जो मैच्योरिंग सेल है, इन सभी सेल्स का ब्लड में अमाउंट रहेगा ना, रेटिकुलोसाइट, इरेथ्रोब्लास्ट, इनका तो रहेगा ना अमाउंट, Yes, जो sir. इमेच्योर आरबीसी है, तो इसका नंबर ज्यादा हो जाएगा। जबकि पहले नॉर्मल क्या होता था, आरबीसी ज्यादा और ये सब का नंबर कम। अब क्या होगा, मैच्योरेशन पूरा नहीं हो रहा है, इसका नंबर ज्यादा हो जाएगा। मुझे बताओ, जो ये सेल है, जितने भी प्रोजेनेटर सेल है, रेटिकुलोसाइट, इरेथ्रोब्लास्ट, तो इनका साइज बड़ा है कि कम है? साइज छोटा है कि ज्यादा, मतलब कि बड़ा है साइज इसका, आरबीसी के तुलना में? छोटा है। आरबीसी के तुलना में छोटा है। छोटा है? छोटा है। छोटा है। अभी बताया हूं कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज घट रहा है, और जब ऊपर से नीचे साइज आ रहे हैं तो आरबीसी की तुलना में सबका साइज नो छोटा सर, है, चलो। इसका साइज बड़ा है आरबीसी की तुलना में। अब मुझे एक बार बताओ, अगर इसका साइज बड़ा है तो इस बात को कौन पहचान लेगा? कौन सा ऑर्गन है जो इसको पहचानता है कि ये तो नॉर्मल आरबीसी नहीं है, ये तो बड़ा सा आरबीसी है? कौन पहचानता है उसको? प्लीज। एस्प्लीन, बहुत अच्छा, सर छोटा है। एस्प्लीन। अरे भाई छोटा है, छोटा है, छोटा है, तुम्हारा दिमाग छोटा है, सोचना कभी क्या बोला, छोटा है। एस्प्लीन उस बात को पहचान लेगा। क्या पहचानेगा कि जो इमेच्योर आरबीसी है, क्यों है इमेच्योर? क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो मुझे पता है ऐसे आरबीसी को मैं माइक्रोसाइट बोलूंगा कि मैक्रोसाइट? चलिए बोलो। मैक्रोसाइट। मैक्रोसाइट, मैक्रोसाइट। अब बताओ, इस मैक्रोसाइट आरबीसी को, जो इमेच्योर आरबीसी एक्चुअली, उसको स्प्लीन मार देगा कि छोड़ देगा? मार देगा, आते ही मार देगा, मार देगा। ठीक है। तो मुझे बताओ, अब ये तो बन नहीं रहे, ये तो कम है, और जो आरबीसी बने इमेच्योर ब्लड में आ गए, उस बेचारे को स्प्लीन मार दे रहा है। तो ओवरऑल ब्लड में आरबीसी की कमी होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताओ। हाँ, हाँ। मार तो दिस टाइप ऑफ ये एनीमिया, दिस टाइप ऑफ एनीमिया कल बता रहा था, मैक्रोसिटिक नॉर्मो क्रोमिक एनीमिया, ब्लड में पढ़ा रखा है एनीमिया। मैक्रोसिटी क्यों बोला? साइज लार्ज है आरबीसी का, क्योंकि वो एक्चुअली मैच्योर आरबीसी है। नॉर्मोक्रोमिक है। क्यों बोला? क्योंकि हेमोग्लोबिन तो जितना आना था वो तो आ ही जाएगा, हेमोग्लोबिन जितना आना था, हेमोग्लोबिन तो अकोमोडेट हो ही रहा है, लेकिन साइज छोटा नहीं हो पाया, रीजनरेशन नहीं हो पाया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, और क्या हो जाएगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, हेमोग्लोबिन नॉर्मल है, एनीमिया। तो फिर क्या होगा, डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आने को देखने को मिलेंगे। पर्सन में जॉन्डिस जैसा सिम्टम्स आएगा, और भी कई सारे बीमारी होंगे एनीमिया की कमी की वजह से।
मतलब ब्लड की कमी की वजह से, एनीमिया की वजह से। तो दिस इज द पर्नीशियस एनीमिया, जहां पर एंटीबॉडी बन रहा है कैसल इंटरेंसिक फैक्टर के अगेंस्ट। बताओ ट्रीटमेंट क्या है, बताओ जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। ट्रीटमेंट क्या है? एक तो कॉमन ट्रीटमेंट वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे दो, या थाइमस अगर बच गया तो निकालो, वो तो कॉमन है, वो तो चल ही रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये तो ठीक है, विटामिन B12 को बढ़ा देंगे। बहुत अच्छा, शाबाश। डाइट में विटामिन B12 को बढ़ा दो, बहुत अच्छा। इस तरीके का रिप्लाई चाहिए मुझे, इस तरीके का रिप्लाई चाहिए, ठीक है। विटामिन B12 को बढ़ा देंगे डाइट। सर अब बात करेंगे विटामिन B12 का डाइट क्या होगा। जिसको एनीमिया हो गया, तो जिसको एनीमिया हो गया सुन लो, जिसको एनीमिया ये नहीं हुआ है, उसको जीवन में एनीमिया हो ना पाए, उसका उपाय बता रहा हूँ। दही खाओ अगर वेजिटेरियन हो तो, दही में खूब सारा होता है विटामिन B12, ठीक है, दही में। और अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज में तो विटामिन B12 की कमी नहीं। चिकन, मटन, फिश, एग में तो उतना नहीं है, लेकिन चिकन, मटन, फिश भरपूर है विटामिन B12, जितना खा सकते हो खाओ, कभी ब्लड की कमी नहीं होगी। और खास करके आरबीसी की तो कभी कमी ही नहीं होगी। और यही कारण है कि मैं जब भी ब्लड टेस्ट कराने जाता हूँ, अब विश्वास नहीं होगा आपको शायद, जब भी ब्लड टेस्ट कराने जाता हूँ तो जो रिपोर्ट देखता है वो आश्चर्य हो जाता है। जो पीक लेवल होता है 5.5 मिलियन, उससे ज्यादा ही होता है मेरे ब्लड में आरबीसी। 5.67 चलता है मेरा हमेशा हमेशा। और इसी वजह से मैं थकता कम हूँ। जो आरबीसी ज्यादा, तो मैं O2 ट्रांसपोर्ट ज्यादा कराता हूँ हमेशा अपने बॉडी में, और CO2 ज्यादा रिमूवल करता हूँ, तो बॉडी में ज्यादा वर्किंग कर पाता है। भगवान करे ये चीज लाइफ टाइम तक रहे। तो ये चीज लाइफ टाइम तक तब रह पाएगा जब ये जो नॉनवेज में खाता हूँ ये डाइजेस्ट भी तो हो जाता है प्रॉपर। डाइजेस्ट होगा तब ना विटामिन B12 उससे निकलेगा, तब ना एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और बाकी चीजें डाइजेस्ट हो पाएगी तब तो हम ये प्रॉपर खाते रहेंगे। तो आप विटामिन B12 का सोर्स बढ़ा लीजिए ट्रीटमेंट के तौर पे, अगर जिसको ये हो चुका है। क्यों? क्योंकि ठीक है, जितना कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर बचा है। अच्छा एक बार बताओ, वो जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स और थाइमस ग्लैंड का रिमूवल है, उससे क्या होगा? जितने कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर बचे हैं वो थोड़े से बचे रहेंगे, यस और नो? अरे जो बचे हैं वो थोड़ा बचे रहेंगे, Yes, sir. क्योंकि उससे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स से या थाइमस रिमूवल से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो जो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर नॉर्मल आ रहे हैं वो थोड़ा अब बचे रह जाएंगे। और विटामिन B12 का डाइट में विटामिन B12 बढ़ा लेने से क्या होगा कि जो बचे हैं उससे उसका कॉम्प्लेक्स बनने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल यही ट्रीटमेंट है, दिस इज द पर्नीशियस एनीमिया। चलो यहां तक कोई डाउट है? सृष्टि, No, sir. विवेक, सॉरी विवेक कह रहा हूं मैं, अभिषेक, सर नो चलो ठीक है, यहां तक पढ़ लो, देन मिलते हैं अगले मीटिंग में, बाकी का डिसऑर्डर भी अभी निपटाएंगे।